Hello everybody, this is Amit. Welcome to my YouTube channel Field Science, and the topic we are going to discuss today is dark reaction और C3 साइकिल, या जिसे हम कैल्विन साइकिल भी कह देते हैं। लेकिन डार्क रिएक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले हम फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दो रिएक्शंस में सब डिवाइडेड होती है। पहली है लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेस भी कहते हैं, या इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें सोलर एनर्जी का यूज़ करके सभी हरे पौधे NADPH और ATP, जिसको हम एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH आगे C3 साइकिल में काम आते हैं। और दूसरी जो होती है वो है डार्क रिएक्शन। इसे हम बायोसिंथेटिक फेस भी कहते हैं। इसमें एसिमिलेटरी पावर का यूज़ करके सभी हरे पौधे CO2 को एटमॉस्फेयर से उठाकर उसको रिड्यूस करके उसको ग्लूकोज में चेंज करते हैं। आज हम इसी डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में या कैल्विन साइकिल के बारे में। लेकिन कैल्विन साइकिल के बारे में स्टडी करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। कैल्विन साइकिल की खोज मेल्विन कैल्विन ने की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इसको हम रिडक्टिव पेंटोस पाथवे भी कहते हैं। और आइए अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है ATP। ATP एनर्जी सप्लाई का काम करता है। इसके बाद आता है NADPH, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से काम करता है और साइकिल में H+ आयंस या प्रोटॉन्स की सप्लाई करता है। इसके बाद आता है CO2, जो कि एक रॉ मटेरियल की तरीके से काम करता है। बिना रॉ मटेरियल के कोई भी साइकिल रन नहीं कर सकता। इसके बाद आता है RUBP, जो कि एक सबस्ट्रेट की तरीके से काम करता है और इसको हम बोलते हैं रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और ये RNA में जो एक शुगर मिलती है जिसे हम बोलते हैं पेंटोस शुगर, जो राइबोस शुगर होती है, उसका ये एक आइसोमर होता है। इसके बाद आता है रूबिस्को। रूबिस्को एक एंजाइम की तरीके से काम करता है। यहाँ एक रूबिस्को जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फ़ंक्शन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये दो तरीके से फंक्शन करता है। सबसे पहला फंक्शन जो ये C3 साइकिल में जो फंक्शन करता है, ये CO2 को उठाता है एटमॉस्फेयर से और RUBP के साथ जोड़ देता है C3 साइकिल में। और C2 साइकिल में ये क्या करता है कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ये जो इसकी जो एक्टिविटी है वो टोटली चेंज हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को RUBP के साथ जोड़ देता है। लेकिन ये सिर्फ C2 साइकिल में ये एक्टिविटी शो करता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। आइए अब बात करते हैं कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि C3 साइकिल के बीच में बनते हैं। इसमें सबसे पहले आता है 3PGA, जिसे हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कह देते हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक ही बात है, या इसको हम 3PGA भी कह देते हैं। इसके बाद आता है G3P या PGAL, या जिसको हम ट्रायोस फॉस्फेट भी कहते हैं। G3P को हम बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या इसी का दूसरा नाम होता है PGAL, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और आइए अब रिएक्शन देख लेते हैं, इस रिएक्शन में क्या होता है। C3 साइकिल में CO2 फाइनली रिड्यूस होती है, उसका रिडक्शन होता है ग्लूकोज में ATP और NADPH की सहायता से। स्टेप्स ऑफ द कैल्विन साइकिल आर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी कैल्विन साइकिल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजेनरेशन। तो कैल्विन साइकिल की शुरुआत होती है कार्बोक्सिलेशन स्टेप से।
कार्बोक्सिलेशन में RuBP जो कि एक सबस्ट्रेट की तरीके से काम करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से आती है वो जोड़ी जाती है, जिससे 3 PGA के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होता है कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले RuBP के 6 मॉलिक्यूल्स में CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में जुड़ते हैं और जिनसे 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 PGA के। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि RuBP का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 5 कार्बन होते हैं और RuBP के एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट होते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनसे हमें 6 कार्बन मिलते हैं। तो टोटल जो कार्बन हो गए वो हो गए 6 पंजे 30 और 6 36, यानी कि 36 कार्बन के एटम्स हो गए। और 36 कार्बन के एटम्स जो हैं वो उनसे जो बनते हैं हमारे बनते हैं 12 मॉलिक्यूल्स 3 PGA के, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और एक जो 3 PGA का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 12 तिया 36। तो कार्बन तो हमारे यहाँ बराबर हो गए। अब हम बात करते हैं फॉस्फेट के बारे में। तो फॉस्फेट जो टोटल मिला के होते हैं हमारे पास वो होते हैं एक RuBP में 2 फॉस्फेट होते हैं, तो 6 RuBP में हो गए 6 दूनी 12 फॉस्फेट। तो यहाँ हमें 12 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 3 PGA के और एक PGA में एक फॉस्फेट होता है, तो 12 एकम 12, तो यहाँ 12 फॉस्फेट बराबर हो गए। और इस तरीके से कैल्विन साइकिल का जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप होता है वो पूरा होता है, जिसमें RuBP CO2 के साथ जुड़ती है रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में और 3 PGA बनता है। और अगला जो स्टेप होता है वो होता है रिडक्शन का। अब बात करते हैं कैल्विन साइकिल के रिडक्शन स्टेप के बारे में, जिसमें 3 PGA का रिडक्शन होता है G3P में। 3 PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और जिसका रिडक्शन होता है G3P यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में। लेकिन ये रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो एक स्टेप में नहीं होता बल्कि 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में 3 PGA से 1,3-DPGA बनता है और दूसरे स्टेप में 1,3-DPGA से बनता है G3P। 1,3-DPGA का मतलब होता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 3 PGA के जो 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें 12 फॉस्फेट होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट होता है। तो ATP के 12 मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिनसे एक एक फॉस्फेट इन 3 PGA के मॉलिक्यूल्स में जुड़ जाता है, जिससे बनता है 1,3-DPGA यानी कि 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट। इसके 12 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। उनमें 12 NADPH जो आते हैं वो उसको रिड्यूस करते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, जिससे बनता है G3P। इसके 12 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं और साथ ही 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हैं वो अलग हो जाते हैं, यानी कि पहले स्टेप में जो फॉस्फेट जुड़े थे वो फॉस्फेट अलग हो जाते हैं और उसकी जगह प्रोटॉन्स जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें मिलते हैं G3P के 12 मॉलिक्यूल्स। और ये 12 मॉलिक्यूल्स 3 PGA से जो 12 मॉलिक्यूल्स G3P के बनते हैं इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस तरीके से हमारा रिडक्शन जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कैल्विन साइकिल के 3rd स्टेप रीजेनरेशन के बारे में। रिडक्शन के लास्ट में जो G3P के 12 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं उनमें से जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए चले जाते हैं और जो 10 मॉलिक्यूल्स बचते हैं G3P के वो RuBP को रीजनरेट करने में यूज़ हो जाते हैं। रीजनरेशन का प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए कैल्विन साइकिल के शुरुआत में RuBP जो कि एक सबस्ट्रेट की तरीके से काम करता है उसमें एक रॉ मटेरियल की तरीके से CO2 आकर के जुड़ती है और फिर आगे का प्रोसेस चलता है। और अगर ये सबस्ट्रेट इसी तरीके से खर्च होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सबस्ट्रेट पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा और साइकिल रन नहीं करेगा। तो
हमें RUBP सबस्ट्रेट की जो सप्लाई है बनाए रखने के लिए हमें रीजनरेशन का जो स्टेप है वो हमें ज़रूरी हो जाता है, और बिना रीजनरेशन के स्टेप के RUBP ख़त्म हो जाएगा, और RUBP अगर ख़त्म हो गया तो साइकिल रन नहीं करेगा। G3P के 12 मॉलिक्यूल्स जो कि हमें रिडक्शन स्टेप के बाद में मिलते हैं, उन 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज सिंथेसिस को चले जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स G3P के, उसका मतलब होता है कि एक G3P के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, तो 2 G3P के मॉलिक्यूल्स के अंदर 6 कार्बन हो गए। और ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12 और O6। तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन हमें चाहिए, 6 कार्बन की हमने इनपुट डाली थी और 6 कार्बन की यहाँ हमें आउटपुट मिल जाती है। तो 2 मॉलिक्यूल्स तो हमारे G3P के वो ग्लूकोज सिंथेसिस या शुगर सिंथेसिस के लिए चले जाते हैं। बाकी बचते हैं जो 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल जो G3P के जो हमें बचते हैं, वो हमारे RUBP को रीजनरेट करने के लिए यूज़ हो जाते हैं। और किस तरीके से यूज़ होते हैं वो देखते हैं कि देखिए G3P के जो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें टोटल होते हैं 30 कार्बन होते हैं। और RUBP का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, उसमें कार्बन होते हैं 5। तो यहाँ पे RUBP के हमें 6 मॉलिक्यूल्स रीजनरेट करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 6 पंजे 30 कार्बन हमें चाहिए। और 30 कार्बन 10 या 30 कार्बन हमें यहाँ पे, क्योंकि G3P के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं, ऐसे ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। तो 10 या 30 कार्बन हो गए। और यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए RUBP के, और एक RUBP के मॉलिक्यूल में 5 कार्बन होते हैं, तो 5 छंग 30। तो 30 कार्बन तो हमारे यहाँ बराबर हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि G3P एक टाइप की शुगर होती है जिसे हम ट्रायस फॉस्फेट या ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी कहते हैं। और इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं और एक फॉस्फोरस होता है। और ये G3P जो शुगर्स होती हैं, इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअरेंज करके RUBP में चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉस्फेट हमें कितने चाहिए। RUBP के एक मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट होते हैं, और ऐसे ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स हमें बनाने हैं या हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें जो फॉस्फेट चाहिए वो चाहिए हमें 6 दूनी 12 फॉस्फेट हमें चाहिए। और यहाँ जो G3P हमें मिलते हैं उसके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें 10, और एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट होता है। तो इस हिसाब से हमें 10 फॉस्फेट मिलते हैं। और यहाँ जो हमें फॉस्फेट चाहिए वो चाहिए हमें 12। तो उस हिसाब से हमें 2 ATP की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे 6 ATP लिखा हुआ है। अब ये 6 ATP किस हिसाब से लिखा हुआ है, आइए उसको ज़रा देखते हैं। उसके लिए आपको एक डायग्राम थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, उस डायग्राम को आप देखिए ज़रा, ताकि आपके समझ में आ सके। G3P के 10 मॉलिक्यूल्स से RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो G3P के जो 10 मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एक एक फॉस्फेट होता है। और ये G3P के 10 मॉलिक्यूल्स जब अपने आप को रीअरेंज करते हैं तो सबसे पहले ये बनाते हैं रिबिलोस मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स। और ये 10 G3P के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये रीअरेंज होकर के रिबिलोस मोनोफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो 4 जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो अलग चले जाते हैं। और इसके बाद यहाँ जो ज़रूरत पड़ती है वो 6 फॉस्फेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए 6 ATP आकर के जुड़ते हैं। तब जा कर के दोनों तरफ जब फॉस्फेट जुड़ जाएंगे, इस तरफ तो पहले से ही हैं, इस तरफ फॉस्फेट और चाहिए हमें 6, तो उसके लिए 6 ATP आते हैं। और फिर RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और 6 ADP अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से G3P के 10 मॉलिक्यूल्स से रीअरेंज होकर के RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसी कारण से हमें 2 ATP की नहीं बल्कि 6 ATP की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है।
यहाँ मैं एक पॉइंट आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर आप केल्विन साइकिल में CO2 का एक मॉलिक्यूल डालते हैं, CO2 का एक मॉलिक्यूल अगर आप डालते हैं तो आपको 3 ATP चाहिए होते हैं, 3 ATP, और 2 NADPH आपको चाहिए होते हैं। और उसी तरीके से अगर आप 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स आप डालते हैं केल्विन साइकिल में, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स अगर आप डालते हैं तो आपको जो ATP चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 9, और 6 NADPH की आपको ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको 6 CO2 मॉलिक्यूल्स आपको केल्विन साइकिल में डालने हैं तो उसके लिए आपको 18 ATP की आवश्यकता पड़ती है, और साथ में आपको 12 NADPH मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए। तो अगर हम केल्विन साइकिल में एक CO2 मॉलिक्यूल का इनपुट डालते हैं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें इस केल्विन साइकिल को 6 बार रन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक साथ 6 मॉलिक्यूल CO2 के डालते हैं तो हमारा एक बार में ही, एक टर्न में ही हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, और यहाँ से अगर हम एक CO2 का मॉलिक्यूल हम इनपुट डालते हैं तो एक CO2 मॉलिक्यूल के साथ एक कार्बन का एटम साइकिल में जाता है। तो हमें ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए हमें 6 कार्बन के एटम चाहिए। तो हमें या तो इस साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा, एक एक अगर हम कार्बन का एटम डालते हैं, और नहीं तो हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि हम 6 मॉलिक्यूल CO2 के एक साथ डाल देते हैं, जिससे हमें 6 कार्बन एटम एक साथ हमारे इनपुट में जब जाएंगे तो एक बार में ही हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। केल्विन साइकिल की समरी एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले RUBP, रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट, जो कि एक 5 कार्बन एटम्स का बना हुआ एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो फॉस्फेट होते हैं। रिब्यूलोस बिसफॉस्फेट जो होता है वो एक सबस्ट्रेट की तरीके से काम करता है, जिसमें CO2 जो कि एटमॉस्फेयर से आती है वो रॉ मटेरियल के तरीके से काम करती है, और ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RUBP का कार्बोक्सिलेशन होता है और उससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3-PGA। 3-PGA जो होता है वो 3 कार्बन का बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है, और ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है केल्विन साइकिल का, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। 3-PGA जो होता है उसमें ATP जब आकर के जुड़ते हैं तो उससे बनता है 1,3-DPGA, यानी कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में जब NADPH से उसको रिड्यूस किया जाता है, इसमें प्रोटॉन्स जुड़ते हैं, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उनकी जगह प्रोटॉन्स जुड़ जाते हैं। तो इससे बनता है हमारा G3P या ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, और ये भी एक टाइप का शुगर होता है, इसको हम ट्रायस फॉस्फेट कहते हैं। ट्रायस फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो शुगर सिंथेसिस के लिए चले जाते हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो RUBP को रीजेनरेट करने के लिए चले जाते हैं, और उससे RUBP का रीजेनरेशन होता है। 3P मॉलिक्यूल्स के साथ जब ATP आकर के जुड़ते हैं तो उससे RUBP का जो मॉलिक्यूल होता है वो रीजेनरेट हो जाता है। तो आप देखते हैं कार्बोक्सिलेशन होता है RUBP का, और उससे बनता है 3-PGA 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन होता है G3P में, या जिसको हम ट्रायस फॉस्फेट भी कह देते हैं, और ट्रायस फॉस्फेट जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं RUBP को। तो इस तरीके से हमारा केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा C2 साइकिल। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सब चीज़ें बताऊँ, बिना किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों में आपको उलझाए, आपको सिंपल और सीधे शब्दों में आपको कोई भी मैं टॉपिक बताऊँ, और यही मेरा प्रयास रहता है अपने चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है ताकि मैं और अच्छे तरीके से काम करूं, और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊं। और अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो थैंक यू वेरी मच।